और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। और हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा है इसका एक तो क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का, एक पढ़ा हमने हाइड्रोकार्बन का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। और इसके बाद हाइड्रोकार्बन में आपके सिलेबस में जो है ना वो एक तो एल्केन के बारे में, एल्केन है क्या, एल्केन बनाने की विधियां, एल्केन के रासायनिक गुण, फिर एल्कीन है, एल्कीन के भी इसी प्रकार से बनाने की विधियां, रासायनिक गुण वगैरह, इसी प्रकार से एल्काइन आपके सिलेबस में है। फिर बेंजीन, और बेंजीन पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव वो थोड़ा आपके सिलेबस में। फिर थोड़ा सा आपके है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही क्या है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन क्या है ना। कुछ टॉपिक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है यानी ये प्रेरणिक प्रभाव है। ये सारे क्या है 8-10 टॉपिक है जिनमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। जहां जहां ये टॉपिक काम में आएंगे ना वहां वहां थोड़ा इनके बारे में लिखते जाएंगे साथ साथ में। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखो आप, और लिखो हाइड्रोकार्बन के अंदर लिखो एल्केन। एल्केन हाइड्रोकार्बन में लिख लो आप एल्केन। लैब असिस्टेंट वाले भी ये लिख ले, है ना, यहीं से स्टार्ट कर ले एल्केन। और एल्केन में जैसे पीछे हमने किया था कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सिंगल बंद, यानी सारे क्या हो एकल बंद। इस तरह से देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो एकल बंद हो, सिंगल बॉन्ड रहे। और जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उस अवस्था में कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी होती है। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए ना तब पाई बंद बनता है, सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो यूं आगे और बन जाएंगे ऐसे, इस तरह सिग्मा बॉन्ड है सारे, और कार्बन पर 4 बंद यानी इसकी चारों संयोजकताएं पूरी है। उस अवस्था में अब ये कार्बन अन्य के साथ जल्दी से क्रिया या रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए एल्केन बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इसीलिए इनका एक अलग से नाम और है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पैराफिन्स। क्या कहते हैं इनको, पैराफिन्स बोलते हैं। अब देखो अलग अलग नाम आएंगे, हर कैटेगरी का अलग नाम आएगा। कि जैसे हमने कहा ना एरोमेटिक के लिए एरोमा शब्द वाला था, एलिफेटिक में एलिफेटोज वाला लिखा हमने, इसी प्रकार से एल्केन में पैराफिन्स आएगा, एल्कीन में ओलिफिन्स नाम आ जाएगा। क्यों लिखते हैं, कारण क्या है, तो एल्केन है, एल्केन को पैराफिन्स बोलते हैं। और पैराफिन्स जो शब्द है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द क्या है पैरम, और एक एफिन्स जो किससे बना है एफिनिटी। एफिनिटी शब्द पहले कहीं पढ़ा है आपने, पीछे पढ़ा है आपने पीरियडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी बंधने की क्षमता। एफिनिटी मतलब स्नेह या बंधुता, किसी के साथ जुड़ने की क्षमता, बंधुता। और पैरम मीन्स होता है बहुत कम, यानी किसी के साथ जुड़ने की क्षमता बहुत ही कम, यानी किसी के साथ बहुत कम क्रिया करते हैं ये। और बहुत कम क्रिया करने के कारण क्या बोलते हैं एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। और जब एल्केन पर चारों ऐसे सिग्मा बंद है, और अगर चारों सिग्मा बंद बन गए उस अवस्था में इस एल्केन में कार्बन पर संकरण कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। कौन सा है sp3 संकरण। और जब sp3 संकरण हो गया तो यहां इस कार्बन पर क्या है sp3 संकरण। अब दोनों पर sp3 और इनके बीच जब सिग्मा बंद बनेगा इस तरह से, और आपको बताया पीछे हमने पढ़ा है वीबीटी में संकरण में क्या पढ़ा है कि किसी परमाणु के संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा व भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में समान ऊर्जा व समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उनको क्या बोलते हैं संकृत यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस गुण को क्या बोलते हैं संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यानी यहां कार्बन पर sp3
इसका मतलब इस कार्बन पर कितने कक्षक बनेंगे? 1 और 3, इसमें बनेंगे 4 संकृत कक्षक, ऐसे 4 बनेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इस कार्बन के ऊपर 4 बनेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इनके बीच में क्या हो गया? ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन। और क्या कहता है वीबीटी? संकृत कक्षकों के मध्य क्या होता है? अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। उसके दौरान क्या बनता है? सिग्मा बंध का निर्माण। तो याद हमें क्या करना है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला सिग्मा बंध, उसमें अतिव्यापन कौन सा होता है ये ध्यान रखना है। कौन सा है? sp3 अतिव्यापन। यह भी sp3 कक्षक है, यह भी क्या है? sp3। तो sp3 अतिव्यापन है। अब अगर एल्केन में हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन इस कार्बन के ऊपर हो सकता है इधर कार्बन जुड़ा हो सकता है यहां क्या जुड़ा हो? हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, जैसे मान लो CH3 होता, तो यहां कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बंध, या 3 क्या जुड़ते फिर? H, इधर 3 क्या लगते? H। इसका मतलब यहां पर H जुड़ेगा, और H के पास कक्षक कौन सा है? S क्या करते कैसे होती है? गोलाकार। तब यहां पर जो बंध बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बंध, वहां पर संकरण कौन सा होगा? sp3s संकरण। हाइड्रोजन का S कक्षक और कार्बन का sp3 संकरित कक्षक। ये 2 प्रकार के अतिव्यापन होते हैं, किसमें? एल्केन के अंदर पाए जाते हैं। sp3 कार्बन कार्बन के बीच रहेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या रहेगा? sp3s संकरण उपस्थित रहेगा, यानी अतिव्यापन उपस्थित रहेगा। ये तो पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट एल्केन में, फटाफट लिखो, और इसको शॉर्ट में लिखना, क्योंकि याद तो आपको करना है, आप पढ़ते याद हो जाएगा। फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। अब लंबा नहीं लिखना, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। फिर अगला पॉइंट लिखो, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण, चारों संयोजकताएं पूर्ण यानी चतुस्संयोजकता है। फिर अगला पॉइंट लिखो, एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। और नीचे पैराफिन्स का अर्थ लिखो। पैराफिन्स है ना, 2 शब्दों से मिलकर बनाए, इस तरह से 2 शब्द बना लो, पैरम प्लस एफिनिटी। पैरम मीन्स क्या होता है? कम, और एफिनिटी मतलब क्या होता है? बंधुता, यानी बंधने की क्षमता बहुत कम। पैरम मीन्स कम, एफिनिटी मीन्स बंधुता यानी अट्रैक्शन कह दें या अटैचमेंट कह दें, ये बहुत ही कम। नीचे लिख लो, अर्थात इनकी क्रिया करने की क्षमता बहुत कम। अर्थात इनके या इनकी क्रिया करने की क्षमता बहुत कम। अर्थात इनकी क्रिया करने की क्षमता बहुत कम। और फिर अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना, और अगले में लिखना इस तरह से लिख लो, यूं लिखने के बजाय इस तरह से बना लो, यूं कार्बन कार्बन। यहां पर कौन सा बंध बनेगा? ये सिग्मा बंध, सिग्मा बंध। इधर जैसे H के साथ जुड़े, H जुड़ जाए, तो इसके साथ भी कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा। यहां पर भी सिग्मा बंध, ये भी बॉन्ड है सिग्मा। इस पर संकरण कौन सा रहेगा? ये लिखना है sp3 संकरण है। यहां पर भी प्रत्येक कार्बन के ऊपर संकरण कौन सा है? sp3 है। और यहां पर जो बना है सिग्मा बंध, ये कौन सा अतिव्यापन है? sp3
sp3 अति व्यापन, ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग। और यहां जो बनाना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ओवरलैपिंग कौन सी है? sp3s अति व्यापन, ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग। लिख लिया। और फिर अगला पॉइंट लिखना, बंद कोण का मान कितना होता है एल्केन में? कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण का मान। और किसी एल्केन में, किसी एल्केन में, अब कह दें आपसे, यूं कह दे कि CH4 है, जैसे कह दे एल्केन का प्रथम सदस्य, पहला मेंबर कौन है? मीथेन, जिसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस, यानी मीथेन है ये। और कह दे इस मीथेन पर इस तरह से 4 H जुड़े हैं, ये तो है ये 4 H, और ये बंद कोण कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब एक कार्बन है, एक H यहां, फिर 3 नीचे SH। अब यहां कोण कितना बन रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट। अब कहते हैं कि एल्केन में, अब कोई भी एल्केन लिख दे कि मेथेन लिख दी, और कहते हैं मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट के कुल कितने बंद कोण है? तो आप मुझे ध्यान है, सबसे पहले क्या करोगे आप? पहला ऑप्शन है ना, ये करोगे। क्या करेंगे? 4 करेंगे, 1 2 3 4, चित्र बना के, है ना, 1 2 3 4। लेकिन देखो ये प्लेन के अंदर नहीं है, ये मतलब यहां कार्बन ऊपर एक H, नीचे क्या है? 3 H। तो इस कार्बन के साथ तीनों के बनेंगे नीचे 3 बंद, फिर नीचे वाले भी तो आपस में यूं एक दूसरे के साथ है, इधर यूं, तो 3 ये और 3 नीचे वाले, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, किसी एल्केन में कुल 109 डिग्री 28 मिनट बंद कोण की संख्या, बंद कोण की संख्या, और लिखो 6n, 6n होती है। और n यहां पर क्या है? n है sp3 संकृत कार्बन की संख्या, sp3 संकृत कार्बन की संख्या है n। अब मेथेन में कितने आएंगे? n का मान क्या होगा? 1। sp3 कार्बन मेथेन में 1 है, तो n का मान 1 रखते उत्तर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे 6 से बढ़ते चले जाएंगे। तो 6n होती है किसी भी एल्केन में 109 डिग्री 28 मिनट वाले बंद कोणों की कुल संख्या निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 6n याद रखना आपको। इसके अलावा एल्केन जो है, एल्केन के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन सी समावयताएं पाई जाती है? एक तो संरचनात्मक समावयता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और संरचनात्मक में कौन कौन सी हो सकती है? स्थिति समावयता, है ना, स्थिति है पोजीशन, श्रृंखला यानी चेन, श्रृंखला समावयता हो सकती है। स्थिति मतलब आगे इसमें लिखेंगे हम कि एल्केन बना दिया ऐसे, इस तरह से, है ना, यूं एक तो सीधी श्रृंखला वाला एल्केन हो, या फिर इस पर कोई जैसे Cl जोड़ दिया या कुछ अन्य ग्रुप जोड़ दिया, उसकी पोजीशन चेंज करते जाए। तो अगर पोजीशन में अंतर हो तो स्थिति, श्रृंखला में अंतर हो, एक ये बना दिया और एक आप जैसे बना दे, इस तरह से CH, CH3 और CH3, 4 ही कार्बन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, ये क्या हो गया? ब्रांच, यानी श्रृंखला बन गई साइड में। तो एक दूसरे कौन से समावी है? ये श्रृंखला समावी है, तो श्रृंखला समावयता हो सकती है, या फिर स्थिति समावयता हो सकती है, या क्रियात्मक समूह समावयता, जिसमें क्या बने जाए? क्रियात्मक समूह, एल्कोहल है, इथर, उसके अंदर आ जाएगी वो,
तो इसमें मेन स्थिति और श्रृंखला दो तो ये, और इसके अलावा एक इसमें प्रकाशिक संभाव्यता भी पाई जा सकती है। क्या है? प्रकाशिक संभाव्यता हो सकती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक संभाव्यता के लिए क्या आवश्यक है? किरेले कार्बन, किरेल कार्बन होना चाहिए। अब किरेल कार्बन मतलब वह कार्बन जिस पर जुड़े हुए सारे चारों समूह क्या हो? अलग अलग हो, उसको बोलते हैं किरेल कार्बन। अब इस पे चारों अलग अलग आप जोड़ सकते हो, H यहां जोड़ दिया, CH3 यहां जोड़ दिया आपने, CH2 CH3 यहां जोड़ दिया आपने, CH2 CH2 CH3। अब ये एथिल वाला ग्रुप, एथाइल मिथाइल, ये प्रोपाइल, ये हाइड्रोजन, सारे अलग अलग है। इसमें ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक संभाव्यता हो सकती है। तो आगे लिखेंगे हम कि स्थिति संभाव्यता के लिए कम से कम कितने कार्बन हो तब एल्केन में स्थिति संभाव्यता पॉसिबल है। श्रृंखला के लिए कितने कार्बन हो जिसमें श्रृंखला संभाव्यता पॉसिबल है। देखिए लिखा ना, प्रकाशिक संभाव्यता के लिए कम से कम कितने कार्बन हो? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 कार्बन एल्केन में होंगे ना तभी उसमें प्रकाशिक संभाव्यता हो सकती है। अगर 6 कर दूं तो क्या ये किरेल कार्बन है? नहीं है, 2 सेम आगे, कोई किरेल कार्बन नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो तब भी CH3, यहां भी CH3 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कम से कम 7 कार्बन तो लिखने पड़ेंगे आपको, तभी एक कार्बन पर चारों समूह अलग अलग आएंगे। तो आगे लिखेंगे हम स्थिति संभाव्यता, श्रृंखला, प्रकाशिक संभाव्यता, इन सब के लिए कितने कितने कार्बन की हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा एल्केन की सबसे मुख्य संभाव्यता, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, और वो है कन्फॉर्मेशनल या क्या बोलते हैं, सहरूपण संभाव्यता होती है एल्केन की मुख्य संभाव्यता, जिसके अंदर हम रूप बनाएंगे, सांतरित रूप, गर्षित रूप, न्यूमेन प्रक्षेपण सूत्र, सौहार से प्रक्षेपण सूत्र, कुर्सी रूप, नाव रूप बनाए ना पीछे आपने कभी, वो वाले क्या सारे एल्केन के सहरूपण संभावी है। तो सहरूपण संभाव्यता भी एल्केन के अंदर क्या है? पाई जाती है। तो नीचे लिखो, अगला पॉइंट लिखो और इसमें लिखो एल्केन में मुख्य रूप से, एल्केन में मुख्य रूप से लिखना संरचनात्मक संभाव्यता, संरचनात्मक संभाव्यता और आगे लिखो ब्रैकेट में लिखना स्थिति व श्रृंखला, स्थिति व श्रृंखला, और कोमा लगा के भी लिखना प्रकाशिक संभाव्यता, प्रकाशिक संभाव्यता व सहरूपण संभाव्यता पाई जाती है। सहरूपण संभाव्यता पाई जाती है, सहरूपण संभाव्यता पाई जाती है। और फिर एक पॉइंट याद रखना है, अब देखो इसके बाद पढ़ेंगे ना एल्कीन, यही सेम पॉइंट लिखेंगे एल्कीन के अंदर, वहां थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते जाएंगे, बाकी पॉइंट यही रहेंगे। अब एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो बंध लंबाई कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। या यहां H जुड़ा हो, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसके बीच की बंध लंबाई कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ। तब याद रखना ये 1.12 एंगस्ट्रॉम। इसको पिकोमीटर में लिखे ना, पिकोमीटर में 154 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम है, और इसको लिखें पिकोमीटर में तो 112 पिकोमीटर हो जाएगा ऐसे। तो नीचे एक सेम ऐसे लिख लो, ये कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई का मान लिख लो। ये यही है मेरा नाम, लिख लिया। कार्बन कार्बन के बीच बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, CH के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.12 एंगस्ट्रॉम। और जितने भी आप प्राकृतिक गैस से काम में लेते हो ना घरों में, LPG सिलेंडर वगैरह,
या गाड़ियों में कौन सी गैस भरते हैं? सीएनजी, है ना। दो प्रकार की नाम लिखते हो आप, जनरल साइंस से पढ़ते हो, एलपीजी, सीएनजी ये। और ये भी मुख्य रूप से एल्केन का ही मिश्रण भरा होता है, एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको क्या बोलते हैं? रसोई गैस, किचन गैस, गृहिणी गैस या महिला गैस, कुछ भी। एलपीजी को किसको बोलते हैं? एलपीजी को। और इस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तब याद रखना है, इनमें घटक कौन से हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और एग्जाम में नाम आता है तब लास्ट वाला नाम लिखा हुआ आता है अधिकतर, ये आइसोब्यूटेन। एलपीजी में तो ये। और सीएनजी जो होता है ना, इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा एल्केन होता है? कौन सा होता है? मेथेन होता है। मुख्य रूप से सीएनजी के अंदर CH4 भरा रहता है और इनके अंदर अलग अलग एल्केन का मिश्रण भरा रहता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 है, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नीचे 2 लाइन और लिखो, ये नीचे लिखना एलपीजी लिख के, और एलपीजी का पूरा नाम आपको आता ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे डैश करके लिख लो मुख्य घटक प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। मुख्य घटक प्रोपेन, ब्यूटेन व आइसोब्यूटेन। और सीएनजी में लिख लो मुख्य घटक क्या है? मीथेन, जिसको हम मेथेन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। METHANE, मीथेन बोल दो या मेथेन बोल दो। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन। तो मेथेन सीएनजी का, एलपीजी का 3 कार्बन वाला और 4 कार्बन के एल्केन है, वो किसके लिए? एलपीजी के लिए। इसके अलावा अगर कार्बन की संख्या 1 से लेकर 9 तक हो, किसमें? पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं ना, यानी भूमि से खोद कर निकाला गया चट्टानी तेल, पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो मीन्स क्या होता है? चट्टान, ओलियम मीन्स तेल, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। और उसमें यानी मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम पदार्थ। और उस पेट्रोलियम पदार्थ में अगर कार्बन की संख्या 1 से लेकर 9 तक हो, वो किस में आता है? वो आता है गैसोलीन में। किसमें? तो गैसोलीन में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 9 तक होती है, याद रखना है। और कार्बन की संख्या 10 से लेकर कार्बन की संख्या 13 तक हो, वो किस में आता है? केरोसिन में। और फिर कार्बन की संख्या 15 से लेकर 20 तक हो ना, वो आता किसमें? डीजल में। ये 3 बात याद रखनी है आपको। और ये कई बार ये पूछते हैं गैसोलीन का, गैसोलीन के मिश्रण में कार्बन की संख्या कहां से लेकर कहां तक होती है? 1 से लेकर 9 तक होती है। नीचे अलग से एक लाइन लिख लो, इसी प्रकार से लिख लो। पहला पॉइंट लिखना गैसोलीन, पहला पॉइंट लिख लो गैसोलीन के मिश्रण में कार्बन की संख्या, और आगे लिख लो C1 से C9। गैसोलीन भी है, साथ पेट्रोल भी इसी में आता है। पेट्रोल जो है ना अपन काम में लेते हैं, वो भी इसी में आता है। गैसोलीन व पेट्रोल में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 9 तक। फिर लिखो डीजल के लिए लिख लो, ये सॉरी केरोसिन के लिए, केरोसिन का लिख लो 10 से 13 तक। फिर लिख लो डीजल का लिख लो 15 से लेकर 20 तक। ये है डीजल के लिए। ये तो क्या है? थोड़ा सा शुरुआती इंट्रोडक्शन है ये किसका? एल्केन। एल्केन है क्या, किस प्रकार से एल्केन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन कौन सा बंध कौन बनेगा, कितने बनेंगे, एल्केन जो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी संभाव्यता वगैरह हो सकती है, वो सारा इसमें। इसके बाद फिर नीचे अलग से एक हेडिंग लिखो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन।
एल्केन के भौतिक गुण, एल्केन के भौतिक गुण, और भौतिक गुण में फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएंगे, रंग कैसा है, गंध कैसा है, उसका गलनांक क्वथनांक का मान कितना है, किसी में घुलता है कि या नहीं घुलता है, ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, फिजिकल यानी भौतिक गुण होते हैं सारे। और भौतिक गुण में एल्केन में जो पहला पॉइंट है ना फर्स्ट, और वो किस में आता है, इस एल्केन की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है, द्रव है या ठोस है। अब एल्केन में गैस है या द्रव है या ठोस है, ये डिपेंड करेगा एल्केन में उपस्थित कार्बन की संख्या पे, कितना कार्बन है। और आपको पता है आगे लिखेंगे पॉइंट 1 कि ज्यों ज्यों एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ती है, मतलब कार्बन बढ़ेगा तो एल्केन का अणुभार भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक कार्बन है तो कार्बन का भार 12, अगर किसी एल्केन में 2 कार्बन है तो कितना हो गया, 12 और 12 24 भार हो गया, 3 हो गए तो 36 भार। जो जो कार्बन बढ़ेंगे उसका अणु का भार बढ़ता जाएगा, और ज्यों ज्यों अणु भार बढ़ता है ना, वैसे वैसे अणुओं के मध्य वांडरवाल्स आकर्षण बल का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। एक दूसरे को ज्यादा खींचते पास में, आकर्षण बल से जुड़ेंगे, और जितना अधिक वांडरवाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा उतने एक दूसरे के आएंगे, नजदीक आते चले जाएंगे, और जितने नजदीक आते चले जाएंगे वैसे वैसे पदार्थ की अवस्था कौन सी बढ़ती चली जाएगी, गैस से द्रव, द्रव से ठोस होती चली जाएगी। इसलिए कार्बन की संख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे गैस से पहले द्रव बनेंगे, द्रव से क्या बनेंगे, ठोस। और जिस एल्केन में कार्बन की संख्या 1 से लेकर 4 हो, और इसमें फिर कार्बन की संख्या 5, और 5 में केवल क्या है, नियो पेंटेन, पेंटेन नहीं है, लंबी श्रृंखला वाला पेंटेन इसमें नहीं आएगा, गैस में क्या आएगा, नियोपेंटेन, जिसमें एक बीच में कार्बन और चारों तरफ क्या है, 4 CH3 जुड़े रहे। कल हमने किया था नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन आएगा इसमें एक, और बाकी एक कार्बन वाला मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन तक। ये वाले 4 कार्बन तक एल्केन जो होते हैं किस अवस्था में होते हैं, ये गैसियस स्टेट में, यानी गैस अवस्था में पाए जाएंगे। और जिन एल्केन में क्या हो, कार्बन की संख्या 5 से लेकर 17 तक रहे, वो एल्केन क्या रहेंगे, आपको क्या दिखेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, यानी वो पानी की तरह दिखेंगे, द्रव अवस्था में दिखेंगे आपको। और जिन एल्केन में कार्बन की संख्या क्या हो, 17 से ज्यादा हो जाए, 18 इससे अधिक, तब किस रूप में, ये ठोस। और ठोस कैसा होगा, मोम के समान होते हैं ये। मोम जो होता है ना, बिल्कुल व्हाइट सा, और बिल्कुल मोम देखा हाथ लगाओगे तो आपको हल्का सा थोड़ा सा चिपचिपा सा, तो मोम की तरह वो ठोस बनाएंगे, कौन बनाएंगे, एल्केन। तो मोम के समान ठोस अवस्था में बदल जाते हैं अगर कार्बन कितने हो, उसमें 18 या 18 से क्या हो, ज्यादा हो। तो फर्स्ट लिखो, पहला पॉइंट लिखो भौतिक गुण में नंबर 1, पहला पॉइंट। और इसमें एक लाइन लिखना, और लिखना एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये गैस से द्रव व द्रव से ठोस होते चले जाते हैं, गैस से द्रव व द्रव से ठोस होते चले जाते हैं। फिर लिखना नीचे तीनों, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन 1 to 4, और इसमें 5 कार्बन के लिए नियोपेंटेन। कार्बन अगर 5 हो तब क्या आएगा, नियोपेंटेन आ जाएगा। C1 से C4 और आगे C5 है तो नियोपेंटेन। ये किस अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, ये गैस अवस्था में है। और कार्बन कितने हो, 5 से लेकर 17 कार्बन तक रहे एल्केन में, वो किस अवस्था में होंगे, द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाए जाएंगे एल्केन, द्रव अवस्था में। और अगर कार्बन की संख्या क्या हो, 18 या 18 से ज्यादा हो, किस अवस्था में मिलेंगे वो सारे, ठोस। या ठोस कैसे होंगे, वो मोम के समान ठोस पाए जाते हैं।
अब अगर आपसे पूछ ले एल्केन की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ एल्केन, और क्या होगी? नंबर 1 ध्रुवीय प्रकृति का, नंबर 2 अध्रुवीय प्रकृति का, नंबर 3 थोड़ा थोड़ा ध्रुवीय थोड़ा थोड़ा अध्रुवीय प्रकृति का, नंबर 4 कुछ कह नहीं सकते। बताओ तो क्या करोगे? अब देखो एल्केन है, यूं कुछ भी लिख दो, CH3 ऐसे CH2 CH3 लिखते जाओ। क्या इस एल्केन में कहीं पर भी आप प्लस माइनस चार्ज लगाते होगे कार्बन के ऊपर? नहीं लगाते, क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों सेम है और कार्बन और हाइड्रोजन है, इनमें विद्युत ऋणताओं का थोड़ा सा अंतर है। इसलिए जहां ध्रुवीय बंध कब बनेगा, पोलर कब आएगा, यानी पोलरिटी कब आएगी, प्लस माइनस कब बनेगा? जब बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणता का क्या रहे? ज्यादा अंतर रहे। जैसे लिखते हो ना आप HCl, तो H की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, Cl की क्या है? ज्यादा। तो लिखते हैं ऐसे, थोड़ा सा ये प्लस थोड़ा सा ये माइनस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य, शक्ति। ये अधिक खींचेगा इधर, इलेक्ट्रॉन जिस साइड में रहेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? माइनस। जिधर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहां चार्ज थोड़ा सा क्या आ जाएगा? माइनस। ये प्लस। ये बॉन्ड क्या हो गया? पोलर हो गया। ये क्या हो गया? ध्रुवीय। इसमें दो पोल बन गए, दो पोल। पोल मतलब डंडा नहीं, पोल मतलब दो सिरे, एक प्लस वाला सिरा और एक क्या बन गया? ऐसे एल्केन में पॉसिबल नहीं है, एल्केन में ऐसा सिरा नहीं बनता, और जिनमें ये सिरे बने ना उनको बोलते पोलर। ये पोलर कंपाउंड है या पोलर मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? ये है नॉन पोलर, जिसमें इस प्रकार से प्लस माइनस सिरे नहीं बने। इसलिए एल्केन क्या होते हैं? अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और जो अध्रुवीय होंगे ना, अब इधर अणु इधर अणु, इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, और प्लस माइनस नहीं है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। अगर प्लस माइनस इधर होता, इधर प्लस माइनस होता, इधर वाला प्लस इधर वाले माइनस को खींचता, और एक दूसरे क्या आते? पास में। और पास में आने से आकर्षण बल के द्वारा क्या है? जुड़ जाते ऐसे। और आकर्षण बल से जुड़ जाए उस अवस्था, फिर इनको आप अलग करो तो आपको अलग करने में जोर आएगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करोगे तो गलनांक का उथनांक के मान क्या आएंगे? ज्यादा, यानी मल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? ज्यादा। और अगर अलग अलग रहेंगे ना, इनको आप इजीली इनको अलग अलग कर सकते हो। इसलिए इनके गलनांक का उथनांक क्या होते हैं? कम। किसके? एल्केन के। तो एल्केन के गलनांक का उथनांक के मान क्या है? कम होते हैं। और इस गलनांक का उथनांक पे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, एक कैसे आएगा वो देखेंगे। पहले अगला लिखो, अगला पॉइंट, अगला लिखो सेकंड पॉइंट। तो सेकंड में लिखो एल्केन एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। एल्केन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए इनके गलनांक का उथनांक के मान कम प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनके गलनांक का उथनांक के मान कम प्राप्त होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक का उथनांक के मान कम प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा कि जो जो अणुभार बढ़ेगा, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे वांडरवाल्स फोर्सेज क्या होंगे? बढ़ेंगे। और अगर वांडरवाल फोर्स यानी आकर्षण बढ़ेगा, गलनांक का उथनांक का मान भी क्या होगा? इसलिए याद रखो, एल्केन में ज्यों ज्यों अणुभार का मान बढ़ता जाए, कि जैसे यूं लिख दें मीथेन, फिर लिख दिया जैसे इथेन या एथेन बोल दें, फिर लिख दिया आपने ऐसे प्रोपेन, इस तरह से CH3 CH2 और CH3, ऐसे लिख दिया आपने ब्यूटेन CH3 CH2 CH2, ऐसे लिख दिया CH3। अब कहते हैं इन चारों में गलनांक का उथनांक का क्रम बताओ आप, A B ऐसे C, इस तरह से D, इनमें का उथनांक का क्रम लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। तो सबसे अधिक किसका होगा? D का, उससे कम C, उससे कम B, उससे कम A। जो जो अणुभार का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वांडरवाल्स आकर्षण बल का मान बढ़ता है, और वांडरवाल्स फोर्स बढ़ेगा तो गलनांक का उथनांक का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो नीचे इसी के नीचे एक लाइन लिखो,
और लिखो अणुभार का मान बढ़ने के साथ साथ, अणुभार यानी मोलिकुलर वेट, अणुभार का मान बढ़ने के साथ साथ इनके क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। इनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के मान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने से वांडरवाल्स आकर्षण बढ़ता है। अणुभार बढ़ने से वांडरवाल्स आकर्षण बढ़ता है। वांडरवाल्स आकर्षण बढ़ता है, वांडरवाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे। जैसे लिख रहा है ये, तो इसका अणुभार परमाणुओं के भार का टोटल योग कर लो। कार्बन का 12, H का 1 1 1 1 4, 12 और 4 16। इसका कर लो, कार्बन का 12, H का 3 15, 15 और 15 30, इसका 30 है। फिर आगे ऐसे जोड़ते जाओ, इसका 30 में जोड़ दो आप, 14 और जोड़ दो, फिर 44। इस तरह से अणुभार बढ़ रहे हैं, और जो जो अणुभार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वथनांक के मान भी क्या होंगे, इनके बढ़ते चले जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस पे आता है वो देखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लिखेंगे ये। अब अगर आपने ये याद कर लिया कि अणुभार जिसका ज्यादा उसका क्वथनांक का मान भी ज्यादा, आपको लिख दें 4 ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस एल्केन का क्वथनांक का मान उच्चतम होगा, मैक्सिमम किसका है। फिर लिख दें 4 ऑप्शन, ये आप चेक कर लोगे, जिसका अणुभार का मान ज्यादा उसका क्वथनांक भी क्या है, ज्यादा। लेकिन आपके ऑप्शन में यह लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, एक तो ये आ गया, पहला आपके ऑप्शन ये आ गया। फिर दूसरा ऑप्शन आपके ये आ गया इस तरह से, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तीसरा ऑप्शन ये आ गया CH3 C, फिर CH3 यहां पर भी CH3 और इस तरह से CH3 लिखा हुआ आ गया। और चौथा सभी या सभी का अणु क्वथनांक का मान समान। अब पूछ ले इनमें किस एल्केन के लिए क्वथनांक का मान अधिकतम होगा, तो ए का, बी का, सी का या सबका समान होगा। अब देखो सबसे पहले आप चेक करोगे अणुभार, मोलिकुलर वेट। अणुभार देखो कितने कार्बन है, 5, यहां भी कितने हैं 5, यहां भी कितने हैं 5। इसका मतलब अगर एल्केन है, कार्बन की संख्या समान है, तो उनका अणुभार का मान भी क्या आएगा, समान ही आएगा। देख लेना चाहिए यहां कितने H है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12। यहां कितने 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। फिर यहां देख लो 3 3 3 3 4 3 12, सब में 12 हाइड्रोजन, 5 क्या है कार्बन। सबका अणुभार का मान बराबर आ गया। अब अणुभार से हम इसके क्वथनांक के बारे में कुछ नहीं बता सकते। शुरू में हमने ये किया था, अणुभार ज्यादा क्वथनांक का मान ज्यादा, लेकिन यहां अणुभार का मान बराबर आ गया। अब क्या करें, तब फिर आपको याद रखना एक पॉइंट कि जो जो श्रृंखलन की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, क्या है इनकी ब्रांचिंग जो है ना, ऐसे ब्रांच निकल रही है। एक तो ये बिल्कुल आपकी तरह सीधा साधा यूं सीधा है ना, एक थोड़ा सा ये आपकी तरह धीरे टेढ़ा हो गया यूं थोड़ा सा, एक और, फिर अगली बार फिर और भी क्या हो गया, ये ऐसे ही शाखाएं निकल गई। तो मतलब जो जो एल्केन शाखित होता चला जाएगा, मतलब एल्केन में साइड में ब्रांच होती चली जाएगी। अब कहते हैं इन तीनों में गोल कौन सा है, ये गोल है। तो जो जो ब्रांचिंग होती चली जाएगी ना, यूं एल्केन की आकृति गोली होती चली जाएगी, और गोले का सरफेस एरिया कम होता है ज्यादा होता है,
गोले का सरफेस एरिया कम होता है कि ज्यादा होता है? एक तो नहीं है, कम होना है या ज्यादा होना है। अब देखो, अगर आपसे कह दें कि जल को अगर डाले तो जल बूंद का आकार ग्रहण कर लेता है, ड्रॉप की तरह गिरता है। क्यों? वो अपना सरफेस टेंशन कम करना चाहता है। अब सरफेस टेंशन पहले तो जल यूं था, पत्थर में ऊपर यूं था, जब डाला तो गोल हो गया बूंद के रूप में। तो याद रखना हमेशा, अगर तल की बजाय अगर बूंद के रूप में हो जाए ना, तो गोले का हमेशा सरफेस एरिया क्या होता है? कम होता है अन्य की तुलना में। और सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस का टेंशन भी क्या रहेगा? सरफेस टेंशन क्या है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ का तनाव। अगर पृष्ठ ज्यादा, तनाव क्या होगा? ज्यादा। पृष्ठ छोटा, तनाव क्या होगा? छोटा हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें सरफेस एरिया घटेगा, तनाव का मान भी क्या होगा? घटेगा। इसलिए एल्केन में अगर गोल होता चला जाएगा ना, वैसे वैसे इसका सरफेस टेंशन या सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। और सरफेस एरिया घटेगा तो इनका वांडरवाल्स आकर्षण बल भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ज्यो ज्यो अगर सरफेस वांडरवाल्स आकर्षण है क्या? दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आ रहे, अगर उनके एक दूसरे के संपर्क में आने वाला भाग ज्यादा रहे तो आकर्षण भी क्या होगा? ज्यादा। अगर संपर्क में आने वाला भाग कम रहे, आकर्षण भी क्या होगा? कम। अब संपर्क में आने वाला भाग कम हो गया, गोल हो गया। एक तो आप लंबे लंबे लाके मिला रहे थे, संपर्क वाला भाग ज्यादा था यूं, और एक आपने क्या किया, ऐसे गोल लाके मिलाए तो संपर्क वाला भाग थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। इसलिए याद रखो, अगर अणु की आकृति गोलाकार होती चली जाएगी तो उसका वांडरवाल्स आकर्षण बल घटता है, और वांडरवाल्स आकर्षण घटेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? घटेगा। याद रखो, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और अब देखो, यहां ब्रांच है ही नहीं, यहां थोड़ी सी ब्रांच निकल गई, डंड यहां पर थोड़ी सी और निकल गई, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है। वैसे वैसे क्वथनांक के मान भी क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। सबसे अधिक किसका होगा? ए का, उससे कम बी, उससे कम सी। तो जहां अणुभार समान आ जाए ना, वहां आपको क्या चेक करना है? जो सरल रेखा में स्ट्रेट रहेगा उसका क्वथनांक ज्यादा ब्रांच वाले की तुलना में। तो अगला एक नीचे एक पॉइंट और लिखो, और इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, यही क्वथनांक का सबसे मेन पॉइंट है इस एल्केन का। और इसमें लिखो, लिखो यदि एल्केन में क्वथनांक का मान, सॉरी अणुभार का मान, एल्केन में अणुभार यानी मोलिकुलर वेट का मान समान हो, अणुभार का मान समान हो, तब श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ, श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ, श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ एल्केन का क्वथनांक घटता है, एल्केन का क्वथनांक घटता है। श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ एल्केन का क्वथनांक घटता है, क्योंकि अब ये अगला पॉइंट लिखा है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि श्रृंखला बढ़ने से, श्रृंखला बढ़ने से अणु गोलाकार होता जाता है, श्रृंखला बढ़ने से अणु गोलाकार होता जाता है, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, सरफेस एरिया, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया कम हो जाता है, और वांडरवाल्स आकर्षण भी कम हो जाते हैं, और वांडरवाल्स आकर्षण भी कम हो जाते हैं। जिससे क्वथनांक में कमी आ जाती है। नीचे लिखना ये
ब्रांचिंग बढ़ेगी, क्वथनांक का मान क्या होगा? घटेगा। एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ेगी, क्वथनांक का मान घटेगा। क्वथनांक का मान घटेगा। तो एक दूसरे क्या होंगे? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और फिर नीचे एग्जाम्पल लिखो जैसे, एग्जाम्पल लिखो जैसे, और लिख के फिर ये को तीनों, और फिर इनमें बॉइलिंग पॉइंट का लिख लो ऑर्डर। तो सबसे अधिक ए का, उससे कम बी का, उससे कम सी का। ब्रांचिंग का ऑर्डर लिखें तो इनमें श्रृंखलन का गुण लिखें। सबसे अधिक किसमें है? सी में सबसे अधिक ब्रांचिंग है, तो सी में, उससे कम बी में, उससे कम ए में। और फिर एक पॉइंट याद रखना है, और पीछे एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, और क्या पूछा कि एल्केन के किस आकृति में व्यवस्थित होते हैं? एल्केन जो है ना, CH3 CH2 CH3 लिखते रहे से आप, या जैसे पीछे हमने लिखा था मिसेल यानी माइसेल का निर्माण साबुन के द्वारा मेलनाशक क्रिया, वहां हमने एक पॉइंट लिखा भी था ये कि जब उसमें कार्बन की संख्या 17 होगी, 18 होगी, 20 होगी, तो यानी फैटी एसिड है ना वस्य अम्ल, उनमें अगर हम एल्केन वाला भाग लिखे ना तो आप लिखोगे CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 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 ऐसे कितनी बार लिखोगे? 17 बार लिखोगे ऐसे CH3 CH2 करके 17 बार लिखोगे। तो उनको आप सीधी लाइन से नहीं लिखना हमें ऐसे कि ये CH3 CH2 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 ऐसा नहीं, क्या करेंगे उसको इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जिग जैग स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं इसको इस तरह से। तो याद रखना एल्केन हमेशा किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? ऐसे जिग जैग स्ट्रक्चर में। अब देखो जिग जैग में रहे तो अगर मैं यूं बना दूं ऐसे, बताओ कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6। और अगर यूं कह दें इसमें बताओ कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। अगर यूं कह दें इसको बोल दे ये सिस रूप बना रहा है या ट्रांस बना रहा है? अगर कहते मैं यहां पर ऐसे लगा दिया, ऐसे कोई लटका दिया यूं, यहां पर ऐसे कुछ लगा दिया यूं, जो भी समूह आपने, अब बताओ ये ग्रुप या जी जैसे जो भी है, ये ग्रुप इसके सापेक्ष क्या है? ट्रांस में। और अगर ये ग्रुप यहां लगा देते हैं ऐसे, एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते? ये सिस होते। तो याद रखो यहां पर एल्केन की संख्या ओड नंबर है या इवन नंबर है? विषम संख्या में एक सम संख्या में यहां 6 2 4 6 8 क्या होते हैं? ये सम। कितने है ये? 6 कार्बन तो बोले अभी आपने, इसका मतलब सम संख्या में है। अगर 8 करोगे ना तो आप फिर क्या करोगे? नीचे 7 फिर 8 ऊपर वापस चला जाएगा। अगर एल्केन में कार्बन की संख्या सम संख्या में हो उस अवस्था में पहला कार्बन और लास्ट एंड वाला कार्बन हमेशा एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, उल्टा, अगर सम संख्या में है तब। और अगर विषम संख्या में हो ना तब हमेशा क्या रहेंगे? पहला कार्बन लास्ट भी इसी दिशा में आएगा यूं। और अगर सेम समूह एक साइड में हो ना, एक दूसरे को देखते रहेंगे यूं, और एक दूसरे देखेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। ज्यादा देर तक एक दूसरे देखेंगे तो गाली गलौज भी शुरू हो जाए, एक दूसरे को मारना भी शुरू कर दे, रिपल्सन होना शुरू हो गया। और अगर एक दूसरे को उल्टा रहे, कभी कभी बार त्योहार में देखें एक दूसरे को, तो उनके बीच में क्या रहता है? वो तो दूर का डोल सुहावना, तो यानी उनके बीच क्या रहेगा? आकर्षण। याद रखो अगर एल्केन सम संख्या में हो तब समान समूह एक दूसरे के विपरीत, और विषम संख्या में हो तब समान समूह एक दूसरे के क्या है? एक तरफ। अब अगर इनमें आप पैकिंग करवाओ, एक एल्केन इसके पास लाए यूं इस तरह से, इसमें पैकिंग करवाई यूं इस तरह से,
तो बढ़िया पैकिंग कौन सी लग रही है? इस वाली। एक दूसरे के क्या रहे? विपरीत रहे, और विपरीत रहे तो उनके बीच क्या रहे? आकर्षण रहे, आसानी से एक दूसरे के जुड़ जाएंगे। और अगर एक तरफ रहेंगे ना तो समूह के बीच में क्या हो? रिपल्सन। तो उनके बीच में सही से क्या हो? पैकिंग नहीं हो पाती। तो याद रखो संकुलन, हिंदी में क्या बोलते हैं पैकिंग को? संकुलन। यानी एल्केन के अणुओं के मध्य पैकिंग सही कब होगी? अच्छी पैकिंग कब होगी? जब एल्केन की संख्या क्या हो? सम संख्या में हो। और विषम संख्या वालों में पैकिंग अच्छी नहीं होती। और जहां पैकिंग बढ़िया हो ना, उस अणु का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक आसानी से पिघलता नहीं, जल्दी से। वो पिघलेगा कब? जब एक दूसरे से क्या हो? थोड़ा दूर हटे। जल्दी से दूर हटेंगे नहीं, इसलिए उनका गलनांक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सम संख्या वाले एल्केन का गलनांक ज्यादा किसकी तुलना में? विषम संख्या वाले एल्केन की तुलना में। अब यूं लिख दूं मैं और कह दे इस तरह से, यहां लिख दिया C5H, बताओ कितने आएंगे? C5H कितने आएंगे एल्केन में? 5 दूनी 10 और 2 12। C6H, C7H 16। ये अब कहते हैं इन तीनों में गलनांक का क्रम लिखिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखिए। तो याद रखो, अब हमने कहा कि अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, सही बात है वो, लेकिन गलनांक का नाम आ जाए ना, याद रखो सम संख्या वाला एल्केन अपने पास वाले विषम संख्या वाले एल्केन की तुलना में अधिक गलनांक रखता है। इसका मतलब इन तीनों में अगर ये ए, ये बी, ये सी, तो अधिक किसका होगा? बी का ज्यादा। फिर दोनों विषम है ये, और दोनों एक जैसे है तो अणुभार ज्यादा है जिसका, तो यानी किसका आएगा? सी का। फिर क्या आएगा? ए का। याद रखना ये। तो गलनांक के लिए आप याद रखो सम संख्या वाले एल्केन का गलनांक क्या होता है? ज्यादा। नीचे एक पॉइंट और लिखो, इसी में नीचे एक पॉइंट और लिखो, और लिखो एल्केन में सम संख्या वाली एल्केन का गलनांक का मान अपने पास उपस्थित विषम संख्या वाली एल्केन से, यानी ओड नंबर विषम संख्या वाली एल्केन से क्या होगा? है अधिक होता है। क्योंकि याद रखना आपको ये, क्योंकि सम संख्या वाले एल्केन की पैकिंग के दौरान सम संख्या वाली एल्केन की पैकिंग के दौरान सम संख्या वाली, क्या लिखा है? एल्केन है, सम संख्या वाली एल्केन, सम संख्या वाले एल्केन की पैकिंग के दौरान सम संख्या वाले एल्केन की पैकिंग के दौरान प्रथम व अंतिम कार्बन, पहला व टर्मिनल कार्बन, अंतिम कार्बन, प्रथम व अंतिम कार्बन एक दूसरे के विपरीत स्थित रहते हैं, यानी एक दूसरे का अपोजिट, विपरीत स्थित रहते हैं। इसीलिए सही से पैकिंग होने के कारण गलनांक अधिक हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल लिखो, अगर आ जाए ना ऐसे लिखा हुआ, जिनमें कार्बन की संख्या अल्टरनेट हो, यूं नंबर वाइज चलती रहे कंटिन्यू, 5 6 7, हो सकता है 6 7 8 ऐसे आ जाए, हो सकता है कि 7 8 9 ऐसे आ जाए। तो जो दो विषम संख्या के बीच में क्या आएगा? सम संख्या, उसका हमेशा गलनांक आगे और पीछे दोनों वालों की तुलना में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ध्यान रखना ये।
और नीचे है ना नोट लगा के पॉइंट लिख लो, और ये पॉइंट जो है एग्जाम में एक बार पूछा गया इस पे क्वेश्चन, और लिखना एल्केन की संरचना जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसे एल्केन लिखोगे ना आप, ऐसे लिखेंगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग, जिग जैग यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, जिग जैग संरचना होती है एल्केन की। और अभी लिखा ना पीछे हमने कि एल्केन में एक तो क्या होती है, स्थिति समवायता है ना, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक क्या लिख लें, श्रृंखला समवायता, श्रृंखला यानी चेन आइसोमेरिज्म। एक है प्रकाशिक समवायता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये तीन है ये। और याद रखो स्थिति समवायता एल्केन में दर्शाने के लिए कम से कम क्या हो, आपके पास कार्बन की संख्या इससे ज्यादा या बराबर, किसके, ये 6 कार्बन क्या हो, या तो कार्बन 6 हो, कम से कम 6 कार्बन होंगे ना, तब उसमें स्थिति समवायता पाई जाएगी, और 6 से अधिक है तब पाई जाएगी। तो कम से कम किसी एल्केन में कितने कार्बन होने चाहिए कि उसमें स्थिति समवायता पाई जा सके, कितने होने चाहिए, कम से कम 6। श्रृंखला समवायता के लिए कम से कम क्या हो, कितने हो, 4। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन एक लिख दे CH3 CH CH3 CH3, आइसोब्यूटेन, श्रृंखला बन गई। तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन में श्रृंखला बना सकते हो आप, जैसे एक कार्बन CH4 में श्रृंखला होती नहीं है, 2 CH3 CH3 के अंदर नहीं होगी, फिर 3 है, क्या इसका कोई श्रृंखला समूह यानी चेन आइसोमर बना सकते हो इसका, इसको हटा के यहां जोड़ दो, चाहे इसको हटा के यहां जोड़ दो, ये CH2 जो वापस CH3, ये चेन ऐसी रहेगी इसी तरह से, इसको आप बीच में से और लटका नहीं सकते इसे। यहां करने के लिए फिर कार्बन एक और बढ़ाएं, क्या इसमें हो सकता है, इसका एक समावी बन सकता है ऐसे, इस तरह से, ये बन गया ना, ये एक सीधा और एक चेन वाला। तो कम से कम 4 कार्बन तो होने चाहिए 2 समावी बनाने के लिए। तो श्रृंखला समाविता कितने होने चाहिए, कम से कम 4 कार्बन तो होने चाहिए, 4 से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्रकाशिक समाविता के लिए अभी लिखा था हमने कितने, कम से कम क्या हो, 7 कार्बन होने चाहिए। ये आप पॉइंट लिख लो नीचे अलग से, और लिखो एल्केन में, लिख के एल्केन में किसी समवायता के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या, ये लिख लो, एल्केन में किसी समवायता के लिए न्यूनतम कार्बन की संख्या और लिख लो, ये स्थिति समवायता के लिए 6 है, श्रृंखला समवायता के लिए 4, प्रकाशिक समवायता के लिए 7। स्थिति में यानी कोई, जैसे ये बढ़ा रहे हो ना चेन वाला, इसी तरह से कोई भी एथिल ग्रुप लगा लो, लगा के एथिल ग्रुप को 1 पे जोड़ दो, 2 पे जोड़ दो, 3 पे जोड़ दो ऐसे, या मेथिल ग्रुप लगा के उसको आगे जोड़ते चले जाओ, उसके लिए देखो यूं है। तब अगर जैसे ये लिख दिया CH3 CH2 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 CH3, और यहां लिख दिया मैंने CH3, जैसे इसमें मिनिमम कितने कार्बन है, सही तो है ये। अब इस CH3 की हमें पोजीशन चेंज करनी है। अब अगर मैं यहां ये 5 न करके 4 कर दूं, अगर मान लो ये 4 होते हैं ना, ये मान लो इतने होता 5 ही, तब इस CH3 को यहां लगाओ, तब इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटेन, इधर लगा दो तब भी इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटेन। पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। पोजीशन चेंज कब होगी, जब कम से कम 5 कार्बन ऐसे लगे रहे, एक ये नीचे लगा रहे 6। अब देखो इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन 5,
इसको यहां से यहां ले आए तो 3 मेथिल पेंटेन, 2 लगाओगे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहां लगाओगे तो वापस क्या आ गया 2 मेथिल पेंटेन। तो मतलब कम से कम पोजीशन चेंज करने के लिए आपको कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 6 कार्बन तो चाहिए। श्रृंखला के लिए कम से कम 4 चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम क्या हो 7 कार्बन हो। और फिर आप एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि किस एल्केन में कितने कार्बन हो, तो उसके द्वारा बनने वाले कुल समवायों की संख्या। अब टोटल समवाय कौन से हैं, स्थिति समवाय भी आ जाएंगे, श्रृंखला भी आ जाएंगे, प्रकाशिक भी आ जाएंगे, सरूपण, सारे टोटल बनने वाले समवाय कितने होंगे वो देखनी है। और इसके लिए याद रखना, ये लिखना, ये एल्केन, और इधर लिखना कुल समवायों की संख्या। छोटा सा एक पॉइंट लिख लो, या छोटा सा एक लाइन लिख लो, नीचे एक लाइन लिख लो, किसी एल्केन के द्वारा, किसी एल्केन के द्वारा बनने वाले कुल समवायों की संख्या, किसी एल्केन के द्वारा बनने वाले कुल समवायों की संख्या बनने वाले कुल समवायों की संख्या। ब्यूटेन, क्योंकि प्रोपेन तक तो बनेंगे नहीं, अब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, इस तरह से बनने वाले कुल समवाय 2, 3, 5, 9 दूनी 18, 18 दूनी 35, 35 दूनी 75, ये कुल बनने वाले समवायों की संख्या। किसी एल्केन के द्वारा टोटल कितने समवाय बनेगी, तो ब्यूटेन के द्वारा टोटल बनने वाले समवाय 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5, फिर 9, फिर 18, फिर 35, लास्ट में 75। ये टोटल नंबर आपको याद रखनी है। एल्केन के द्वारा बनने वाले टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, ये आपको याद रखना है पक्का 100%। कर लोगे ना ये? इसके बाद फिर अगला एक पॉइंट और लिखो। अब अगर आपसे कह दें कि एल्केन, एल्काइन, एल्केन, अब कह दें इन तीनों में क्वथनांक का क्रम बताओ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में कह दें कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तीनों के अंदर 2-2 कार्बन है, कह दें कि जैसे एथेन, एथीन, एथाइन, इस तरह से एथेन, एथीन, एथाइन, तीनों में 2-2 कार्बन है यूं, और कह दें इनमें क्वथनांक का क्रम बताइए, या कह दें एल्कीन, एल्काइन व एल्केन में इनमें ध्रुवीय प्रकृति का क्रम बताइए। सबसे अधिक पोलर कौन सा है? सबसे अधिक पोलर। अब देखो, जिस कार्बन पर संकरण में एस करैक्टर की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, एस कक्षक यानी के लक्षण बढ़ेंगे, और एस कक्षक क्या नाभिक के पास में होता है, और नाभिक के पास अट्रैक्शन यानी आकर्षण क्या लगता है, ज्यादा, अधिक खींचेगा, और अधिक खींचेगा, खींचने की प्रवृत्ति मतलब खींचने वाला गुण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता, तो इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचेगा एस कक्षक वाला भाग, तो इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचेगा मतलब विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी। अब कह दें एक तो ये कार्बन है, इस पर संकरण कौन सा है, sp3, एक ये कार्बन संकरण कौन सा है, sp2, एक ये कार्बन संकरण कौन सा है, sp। कह दे s में प्रतिशत लक्षण यहां कितने हैं, sp3, एक s, 3p, टोटल कितने हो गए, 4, कुल 4 हो गए ना, 1 और 3
4 में S का हिस्सा कितना है? 1, यानी 4 में चौथा हिस्सा मतलब कितना हो गया? 25%। तो यहां 25% है। यहां टोटल कितने हैं? 1 और 2 3 है। 3 में एक हिस्सा किसका है? S का, मतलब 100 में तीसरा हिस्सा 33.33, तो 33.33। इस तरह से इसमें देखे, देखो 2 ही है, तो यानी 2 हिस्से कर दे बराबर, तो मतलब कितना होगा? आधा आधा, यानी 50-50, यानी 50%। S की प्रॉपर्टी 50%। और S कक्षक के लक्षण बढ़ेंगे, विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब कह दे इन कार्बन में, एल्काइन एल्कीन एल्केन वाले कार्बन में विद्युत ऋणता का क्रम बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? एल्काइन की। उससे कम? उससे कम। तो याद रखो, जिस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होना, ज्यादा का मतलब यूं है, H जुड़ा हुआ है ऐसे, ज्यादा का मतलब, विद्युत ऋणता का मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति ज्यादा है इसकी, और शक्ति ज्यादा है तो क्या करेगा? इस H वाले ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो दोनों के सांझे से बना हुआ बंध है, क्या करेगा? ये कार्बन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, खींचकर H को यहां से भगा देगा, और H निकलते ही अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ये कार्बन ले गया। इसे कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? माइनस, और H क्या निकल गया बाहर? प्लस। और जो अणु H प्लस आयन बाहर निकाले उसकी प्रकृति क्या होती है? एसिडिक, यानी अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। इसलिए आगे पढ़ेंगे एल्काइन, वहां आएगा। एल्काइन की अम्लीय प्रकृति होती है इस sp संकरण के कारण, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। और जब प्लस माइनस चार्ज आ जाए वहां पर अणुओं के बीच क्या लगेगा? आकर्षण। और आकर्षण लगेगा तो सबसे अधिक ध्रुवीय कौन सा अणु होगा? एल्काइन का। उससे कम एल्कीन, सबसे कम एल्केन। और ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा, वांडरवाल्स फोर्सेस ज्यादा, वांडरवाल्स आकर्षण ज्यादा, क्वथनांक का मान भी क्या होगा? ज्यादा। तो याद रखो, अगर एल्केन एल्कीन एल्काइन आ जाए, 2-2 कार्बन, 3-3 कार्बन, 4-4 कार्बन सेम आ जाए, उस अवस्था में एल्काइन की अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक, उससे कम एल्कीन की, उससे कम एल्केन की। और यही ऑर्डर किसका रहेगा? क्वथनांक का ऑर्डर भी क्या रहेगा? यही रहेगा। तो नीचे लिखना, अलग से एक पॉइंट लिखो, और लिखो एल्केन एल्कीन व एल्काइन में एल्केन एल्कीन व एल्काइन में क्वथनांक व अम्लीय प्रकृति का क्रम। क्वथनांक व अम्लीय प्रकृति, यानी एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति का क्रम। तो सबसे अधिक किसका होगा? एल्काइन। उससे कम किसका होगा? एल्कीन। और उससे कम किसका होगा? एल्केन का सबसे कम। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, जल्दी लिखो। और नीचे आप ये इसका लिखना चाहो तो स्पष्टीकरण लिख सकते हो। स्पष्टीकरण की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, वैसे आप स्पष्ट कर ही देते हो। लिख लिया? जल्दी करो, यूं जुड़ जुड़ कर बाहर कौन पड़े, थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट करो। वो लिख लिया उधर वाला? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ये लिख लिया। अब ये तो क्या है? एल्केन का सामान्य इंट्रोडक्शन है, और इस एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है ना, इसमें से एग्जाम में क्वथनांक वाला हुआ है ना, इनमें समावयता वाला हुआ, या इनमें इस तरह से अम्लीय सामर्थ्य का क्रम वाला हुआ। ये एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, एल्केन की स्ट्रक्चर क्या है, जिग जैक वाला, गलनांक का मान है, किस प्रकार से घटते बढ़ते हैं, वो सारे चीजें आपको याद रखनी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। और एग्जाम में इस फिजिकल प्रॉपर्टी में से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये मेन चीजें आपको एल्केन के भौतिक गुण वाली याद रखनी है। या फिर शुरू में लिखा है आपको
कितने एल्केन के समावी बनेंगे, या फिर लिखा है कितने 109 डिग्री 28 मिनट के कोण कितने होंगे, एलपीजी सीएनजी में कौन कौन सी गैसें हैं, ये जनरल चीजें यही सारी एल्केन के बारे में, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद लिखो फिर अगला पॉइंट लिखो एल्केन का, एल्केन बनाने की विधियां। थे रखे हुए उन्हें थे करा क्यों माउस सुनेंगे चलेगा नहीं, की बात है।